साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और कोमल शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हम आज अपनी उस बहस को जारी रखेंगे जो हमने पिछली पॉडकास्ट में की थी, जिसमें हमने ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के आगाज़ के बाद क्या हुआ और वहाँ से फिर यखुलवी ज़िंदगी का प्रोग्रेस कैसे हुई, और उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल कैसे बने। क्योंकि शुरू में जो खुलिये थे वो सादा थे, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, और उसके बाद फिर ज़्यादा पेचीदगी फलियों में आई और उनमें ऑर्गेनेल्स वगैरह शामिल हुए। तो उन फलियों को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और इस वक्त तमाम कसीर खुलवी ज़िंदगी यूकैरियोट्स पर मुश्तमिल है। तो बात हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से पिछले पॉडकास्ट में हमने ख़त्म की थी कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। तो हमारे साथ कोमल शहजाद हैं। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वो वीडियो से शामिल नहीं हो पा रही, तो इस पॉडकास्ट में वो सिर्फ ऑडियो के ज़रिए शामिल होंगी। हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में यह मसला हल हो जाए और आइंदा हम दोनों वीडियो के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। तो कोमल, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, आपकी दुआ है। आपको अगर याद हो तो हमने पिछली पॉडकास्ट में इस बात पर बहस की थी कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और प्रीबायोटिक माहौल से पहले जो सादा तरीन खलिये थे वो कैसे बने। तो आज हम बात करेंगे कि वो जो सादा तरीन खलिये से बने थे उनसे आगे फिर ज़िंदगी कैसे आगे चली। तो इस बारे में आप कुछ बताइएगा कि उसके बाद फिर ज़िंदगी के साथ क्या कुछ हुआ। जी बिल्कुल जरूर। उसके बाद ये जो कि प्रोटोसेल पर हमारी बात खत्म हुई थी। प्रोटोसेल जो है जी। सबसे सादा सबसे बुनियादी सेल था, जिसमें यानी कि पहली बार एक झिल्ली बनी, मेम्ब्रेन बनी। और उसके अंदर जो है यानी वो मेम्ब्रेन कैसे बनी, वो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स थे, बबल्स थे, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स को समोया जो उस वक्त मौजूद थे खुलेआम, जैसे कि आरएनए की जंजीरें हैं, या बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और फिर वहां पे जो है उन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी खुद की कॉपियां बनाना शुरू की। और इसके अलावा वहां उसमें जो बुनियादी मेटाबॉलिज्म है वो शुरू हुआ, यानी कि मादों का बनना, टूटना, और उससे एनर्जी जो है वो निकलना, रिलीज होना। और जी। जिसे हम पहला बुनियादी सेल यानी प्रोटोसेल कहते हैं। अब वो सेल मुकम्मल नहीं था क्योंकि उसमें अभी डीएनए मौजूद नहीं था, अभी डीएनए का ज़हूर नहीं हुआ था। इसके अलावा उसमें मेटाबॉलिज्म इतना पेचीदा नहीं था, दूसरी हम्म। ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से वो इतना स्टेबल नहीं था। उसके बाद फिर जो है आके बहुत सारी ऐसी शाखें आईं ये जो यूनिसेलुलर जानदारों की, यानी उन सेल्स की, जो कि हम्म। उससे कुछ पेचीदा थे, लेकिन कुछ खराबियों की वजह से वो आगे कामयाब नहीं हो सके, जिनके बारे में हमें ज्यादा शवाहद हमारे पास मौजूद नहीं है। जिसके बारे में साइंसदानों को इल्म है वो लूका है, जो कि इसके मतलब बहुत सारी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं कि लूका जो है वो शायद पहला जानदार था, लेकिन ऐसा नहीं जी। है। लूका जो है वो सबसे आखिरी हमारा जो है ना कॉमन जद है तमाम जी। जानदारों का, जिससे आगे से जो आज जितने भी जानदार मौजूद हैं वो। जी। हाँ जी। लूका का कुछ बता दीजिए कि लूका का मतलब क्या है, या इस लफ्ज को कैसे हम समझें। लुका, LUCA, पहले तो इसकी एब्रिविएशन है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर, हमारा जो आखिरी कॉमन इंसेस्टर जो था। और ये सही। आखिरी हमारा कॉमन इंसेस्टर, क्योंकि हमारी जो जितनी भी अब जिंदगी मौजूद है जमीन पर वो वहीं से निकली, उसकी शाखें उसी सेल से निकली। और वो जो था उसमें तमाम वो बुनियादी चीजें मौजूद थी जो एक सेल को स्टेबल मुस्तहकम रहने के लिए और अपनी कापियां बनाने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे कि उसमें डीएनए मौजूद था, जो कि हमारे पास मौजूदा शवाहद है उनसे साबित होता है कि उसमें डीएनए बन चुका था। उसके हम्म। बाद जो है ना उसमें राइबोसोम्स मौजूद थे, यानी कि वो मशीनरी जिससे प्रोटीन तैयार होती है। इसके अलावा उसमें सही। प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन जी झिल्ली थी, और लेकिन उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। लेकिन चूंकि उस वक्त अभी बहुत ज्यादा पेचीदा सेल की जरूरत नहीं थी, सादा निजाम से जो है वो सेल का जो है वो मुस्तहकम रह सकता था। इस वजह से उस हम्म। वक्त न्यूक्लियस की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी सेल भी इतना पेचीदा नहीं था, उसका निजाम इतना पेचीदा नहीं था, एक सिंगल सेल था। और उसमें जो है उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम था अपनी खुद की कॉपियां बनाने का। उसमें आरएनए भी मौजूद था, उसमें प्रोटीन्स थी। तो ये था हमारा सही। लुका। और उससे फिर अच्छा। आगे से जानदारों की शाखें निकली, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह। अच्छा, तो मतलब बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स, ये सब के सब लूका से फिर निकले, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जी जी बिल्कुल। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल जो है वो लूका से निकले। तमाम की तमाम, इवन बैक्टीरिया, यानी जो बहुत सादा, इस वक्त भी कदरे सादा
या कुल्वी जानदार हैं, वो भी लूका से ही निकले। जी बिल्कुल। सही। बैक्टीरिया सही। और आर्किया दो शाखें निकली थी लूका से, जी बिल्कुल। तो ये मतलब लूका आज तो मौजूद नहीं है, राइट? ये तो मतलब मुख्तलिफ जो आज की अनवा है उनकी बायोलॉजी हम्म। को और उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको स्टडी करके साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला है कि यकीनन एक अ, जानदार माजी में ऐसा रहा होगा जिसके खसूसियात वो हम्म। होंगी जिससे हम लूका कहते हैं, राइट? जी बिल्कुल। जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं, आर्किया को देखते हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इनका जरूर कोई एक कॉमन एक जद रहा होगा जिसमें ये सारी सही। खसूसियात मौजूद थी। मतलब ये है कि आर्किया की अगर हम बात करें और बैक्टीरिया की बात करें या फिर जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें जो बुनियादी केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, उसकी बात करें तो वो इस कदर कॉमन है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि ये मुख्तलिफ लीनिएजेस में अलग अलग इर्तिका पजीर हुई हो, राइट? ये जी बिल्कुल। इस तरह से हम ये इसको जस्टिफाई करते हैं। सही। सही। जी बिल्कुल। जी। सही। डीएनए को हम देखते हैं, डीएनए तमाम जानदारों में एक ही तरह से काम करता है, उसका कोड जो है वो यूनिवर्सल है। वो अपनी हम्म। कॉपीज एक तरीके से बनाता है, फिर आगे से उसे जो प्रोटीन बनती है, आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनती है। ये तरीका चाहे बैक्टीरिया हो या इंसान हो, सब में तकरीबन एक जैसा है। उसमें इसके सही। अलावा जो उसका तर्जुमा है उस कोड का प्रोटीन तक, यानी उस डीएनए के जो कोडॉन्स हैं उनसे अमीनो एसिड तक, वो सब में एक जैसा है। और उसमें फिर जैसे जो इंजाइम्स हैं वो एक जैसे हैं। तो इससे हम यही नतीजा निकालते हैं कि सब जानदारों का एक जो है वो कॉमन इंसेस्टर रहा है, एक जद रहा है। सही। जिसकी वजह क्योंकि अगर हम ये कहें कि उस जानदार में जो लूका था उसमें डीएनए मौजूद नहीं था, तो फिर आगे भी कुछ ना कुछ जानदार होने चाहिए थे जिनमें डीएनए मौजूद ना होता या वो मुख्तलिफ होता, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। जी। सही। लेकिन हम कुछ मतलब वायरसेस ऐसी हैं जिनमें डीएनए नहीं है, राइट? वायरसेस आरएनए बेस्ड भी होती हैं। अब वायरसेस आरएनए बेस्ड होती हैं, लेकिन आप उनको जानदार, मुकम्मल जानदार काउंट नहीं करते, उसका अपना एक सही। ग्रुप है अलग से ना। अब ये कि हम लूका तक तो पहुंच गए और हमें ये भी पता चल गया कि लूका जो था वो एक नौ थी सादा खुलियों की, जिनसे फिर आर्किया मौजूदा बैक्टीरिया जी। और जो मौजूदा जी। दूसरे खुलिये हैं वो इर्तिका पजीर हुए। तो उससे फिर आगे हम कैसे चलते हैं? जी लुका के बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स, जो उससे थोड़े से जी। पेचीदा थे, जिनमें थोड़ा सा हम्म। निजाम पेचीदा था। उन प्रोकैरियोट्स में जो है ना, सबसे जो वाजिया बात थी वो ये थी कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत पेचीदा था, जिसको देख के आज भी साइंसदान हैरान होते हैं। जैसे कि इसमें हम्म। मुख्तलिफ कीमियाई रास्ते थे मेटाबॉलिज्म के, जैसे कि तवानाई बनाना, मॉलिक्यूल्स बनाना, मादे बनाना, इसके अलावा जो जहरीले मादे हैं उनको खारिज करना। और इसके लिए कोई हम्म। अलग अजू भी नहीं था। तो हम्म। ये जो है ना एक पेचीदा मेटाबॉलिज्म की निशानी है। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा पेचीदगी है, तो ये हमें कुछ अंदाज़ा है कि लूका से लेके प्रोकैरियोट्स तक के ओरिजिनल जो इब्तदाई इर्तिका था, इसके दौरान टाइम ड्यूरेशन कितनी है, उसका कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है? जो हमें रिकॉर्ड मिलता है फोसिल, ये जैसे कि स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, इनको देख के ये तो 3.5 अरब साल पुराने हैं। तो सही। इनको देख के यही अंदाजा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फासला नहीं है। ये बहुत जल्दी हम्म। मतलब रूनुमा हो गए थे। सही। जो हमारा सफर है पूरा उसमें, सही। उसमें डायरेक्ट उसके बाद बैक्टीरिया आए, आर्किया आए, और बाकी दूसरे प्रोकैरियोट शामिल हुए। राइट। अच्छा, ये सब कुछ जो है ये अभी जी। समुद्र में ही हो रहा है, पानी में हो रहा है, राइट? पानी से बाहर का अभी जी कुछ समुंदर में हुआ, हाइड्रोथर्मल सही। वेंट्स में हुआ था ये सब, जहां तक मतलब हम शवाहद से या अपने मंतक से जो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ही ये हुए, यानी कि ये कहा जाता है। इस बात के को हम लोग बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर जो लुका है वो वजूद में आया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहां ये इर्तिका पजीर हुआ प्रोकैरियोट्स तक। अच्छा। सही। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि आज के जितने भी जानदार हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो तवानाई बनाने के लिए जिन मादों को इस्तेमाल करते हैं उनमें आयरन है, सल्फर है। अब ये वो हम्म। सारे जो है मिनरल्स वो हैं जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर वहां मौजूद थे बहुत ज्यादा। राइट। तो इसको देख के, इन चीजों को देख के, इन वजूहात को देख के साइंसदान ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो लूका है और इसके बाद जो आने वाले जानदार हैं वहीं पर इर्तिका पजीर हुए होंगे, क्योंकि वहां का माहौल मौजूद था। क्योंकि हम्म। जमीन जो है वो हम्म। इतनी मुस्तहकम नहीं थी। जो उस वक्त सबसे मुस्तहकम जगह थी इत्तका के लिए वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। और वहां राइट। पर जो छोटे छोटे चट्टानों के खाने थे, जहां पर जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो जमा हो जाते थे, वो उनको महफूज रखते थे उन रिएक्शंस को।
हम्म। जैसे कि आज का जो काम आज की सेल मेम्ब्रेन करती है। अच्छा, मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो भी वहाँ पे अभी, यानी मेम्ब्रेन शायद अभी इर्तिका पजीर नहीं हुई थी, लेकिन वो जो सरफेसेस थी उन पे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मौजूद थी। जी बिल्कुल मौजूद थी, और वो खाने जो थे वो उनको महफूज भी रखते थे, और उसमें जो सही। मॉलिक्यूल्स का तबादला जिस तरह सेल मेम्ब्रेन में होता है, सिलेक्टिवली चुनिंदा तबादला जो है वो होता था। और सही। ये जो कहा जाता है कि चेन्स जो है वो टूटती हैं बहुत ज्यादा गैर मुस्तहकम माहौल में, तो वो इतना मुस्तहकम हो सकता है वो माहौल उन चट्टानों में जिसमें वो महफूज रहे, वो मॉलिक्यूल्स। चेन से आपकी मुराद प्रोटीन है या आरएनए है या अमीनो एसिड की चेन्स, अमीनो एसिड की अच्छा। चेन्स, आरएनए की चेन्स, सही। इन तमाम। जी बिल्कुल। सही। जैसे ये एतराज़ अक्सर होता है क्रिएशनिस्ट हजरात की तरफ से कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो थे या इन जनरल जो समुंदर का माहौल था उसमें एक तो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होना मुमकिन नहीं थी, और दूसरा ये है कि वो माहौल जो था वो पेचीदा मॉलिक्यूल बनाने के लिए मौजूद नहीं था, इसलिए कि वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। तो साइंसदान ये कहते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जो चट्टानें थीं उनमें जो सुराख थे या पोर्स थे उनमें ऐसा माहौल मौजूद था जिसमें ये मॉलिक्यूल जो हैं ये महफूज रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ तामुलात भी कर सकते हैं, राइट। जी बिल्कुल, उस उन चट्टानों में जो सुराख थे, जो खाने थे, उनमें मॉलिक्यूल जमा हो जाते थे, छुप जाते थे। और वो माहौल फिर चूंकि थोड़ा सा उनको इस्तेकाम मुहैया करता था जो कि उनको बाहर नहीं मिलता था, तो वहां सही। पर ये इम्कानात थे कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनते। हमने प्रोकैरियोट्स की जी बात जी की और हमने आर्किया की बात की, तो इनमें ज़ाहिर सिमिलरिटी तो है क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये लूका से इर्तिका पजीर हुए, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जी बिल्कुल। बैक्टीरिया और अच्छा मतलब। आर्किया में एंजाइम्स मुख्तलिफ हैं, इनकी मेम्ब्रेन्स, अच्छा। इनकी जो ऊपर की झिल्ली है वो मुख्तलिफ है। लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं लूका से मिलते जुलते होंगे, इसी वजह से हम्म। ये दो अलग अलग शाखें निकली। अगर तो लूका सही। से मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया मिलता तो फिर ये आर्किया उससे कैसे एक अलग शाख के तौर पर निकल सकता था। तो वैसे हम्म। बुनियादी तो तौर पर ये एक जैसे भी हैं, लेकिन इनमें कुछ इस तरह के डिफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि झिल्ली मुख्तलिफ है, झिल्ली की थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुख्तलिफ है, इसके अलावा एंजाइम्स भी कुछ मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद जी लूका पहले तो प्रोलिफरेट किया, उसने बहुत सारी कॉपियां बनाई, क्योंकि ये मतलब एक खुलिया नहीं था, जी ये नौ थी, राइट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी जी, ये लूका एक का पूरी मतलब शाख एक थी। खुलिया जी है, जी एक शाख थी बिल्कुल। जी और जी जी, उसमें ये भी एक फिर पूरी चूंकि शाख थी। एवोल्यूशन से तब्दीलियां हो रही थी और फिर वो फैल रहा था, तो वो शायद मुख्तलिफ समुंदर के अंदर ही जो मुख्तलिफ माहौल हैं, मुख्तलिफ नीचेस हैं, उन नीचेस में वो फैल गया। तो उसके बाद फिर शायद जी ये अलग अलग हुए कि मौजूदा जो प्रोकैरियोट्स हैं और मौजूदा जो आर्किया हैं, इनको चूंकि अब माहौल अलग अलग था तो इसलिए ये इनका जो इर्तिकाई रास्ते जो इनको मिले तब्दील होने के लिए वो अलग अलग थे। इस तरह ये फिर दो अलग ग्रुप्स बन गए अनवा के, राइट। जी क्योंकि आर्किया बिल्कुल। भी एक जी चीज नहीं है ना, बिल्कुल। ये तो बहुत सारी अनवा है आर्किया की भी। ये इसमें ये भी एक पूरा किंगडम है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी अनवा आती हैं, बैक्टीरिया में बहुत सारी अनवा आती हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं जाकर एक कॉमन जद से मिलते हैं। और ये जो जद है, जो लूका है, इसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे एक तो हमें ये पता चलता है कि जो जानदार हैं वो सारे एक ही जद से निकले हैं, क्योंकि उन सिमिलैरिटीज को देख के, डीएनए की यकसानी, यूनिवर्सलिटी को देख के और इन सब चीजों को देख के हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं। दूसरा ये कि जो लूका है वो एक जोड़ है ए बायोजेनेसिस में, इर्तिका में। पहले जो बायोमोलिक्यूल्स आए ए बायोजेनेसिस से लेकर जानदारों के इर्तिका पजीर होने के दरमियान जो एक ब्रिज है, वो लूका है। अच्छा, आर्किया में और प्रोकैरियोट्स में दोनों में प्रोटीन बनाने का सिस्टम मौजूद था। जी, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में मौजूद थे। अच्छा, तो मतलब ये कि इसका मतलब कि राइबोसोम जो है वो लूका में भी यकीनन रहे होंगे, ताकि इसीलिए ये दोनों में है। जी बिल्कुल, इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लूका में वो रहे होंगे, इसीलिए वो इतना कामयाब रहा, क्योंकि सही। उससे पहले की जो शाखें थी वो खत्म हो गई। तो राइबोसोम सही। उसमें मौजूद रहे होंगे, इसकी इसी वजह से जो है बाकी उसके बाद जो शाखें आई उनमें भी ये मौजूद थे। मतलब जिस तरह हम आज देखते हैं जी कि बिल्कुल। आज मतलब जैसे कहते हैं कि 70-80 लाख अनवा इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम अगर जी हिस्ट्री को देखें तो 99.9% से ज़्यादा अनवा जो इर्तिका पजीर हुई वो मादूम हो चुकी हैं। तो शायद लूका का भी यही जी है कि बिल्कुल। लूका से पहले भी ज़िंदगी मौजूद थी, जी लेकिन उनकी ब्रांचेस जो थी वो शायद प्रोलिफरेट नहीं हो पाई,
लूका जी। एक कॉमन हमें चीज़ मिलती है कि हम हम्म। जिंदगी की कोई भी फॉर्म इस वक्त देखें, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, उसके जो जेनेटिक्स हैं, उसके जो प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म हैं, या उसके जो फजला खारिज करने के मैकेनिज्म हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये तमाम जिंदगी की शाखों में मुश्तरका हैं। तो यकीनन एक कोई मुश्तरका जद रही होगी, राइट? उस तरह से हम लूका जी तक बिल्कुल। थे। जी, हम इन्हीं चीजों को देखकर लुका तक पहुंचते हैं। हमारे पास लुका का कोई और डायरेक्ट सबूत नहीं है, कोई फॉसिल नहीं है। लेकिन साइंसदान जो हैं, जो मौजूदा जिंदगी को देखकर, बैक्टीरिया को देखकर, इन सबको देखकर मंतक के जरिए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब इन सब का एक कॉमन जरूर इंसेस्टर रहा होगा, वरना इन जानदारों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता जो मुख्तलिफ होता। जैसे डीएनए है सही। या राइबोसोम प्रोटीन बनाने का जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, यह हमें ये इल्म नहीं है कि जैसे एक हमने पिछले सेशन में बात की थी आरएनए हाइपोथेसिस की, कि जी इब्तदाई जी ज़िंदगी जो थे, बहुत इब्तदाई के लिए थे वो, आरएनए एनकोडिंग के लिए, जेनेटिक एनकोडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन एनकोडिंग के लिए आरएनए इस्तेमाल होता था। लेकिन लूका में जी जी हम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि लूका में डीएनए था इंफॉर्मेशन जी जी स्टोरेज के लिए, राइट? तो हमें ये जी इल्म नहीं है बिल्कुल कि जी। आरएनए से डीएनए की ट्रांजिशन कैसे हुई। उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो भी शुरू में कुदरती चुनाव, जो कीमियाई कुदरती चुनाव है, उसी के जरिए हुई। जैसे कि आरएनए में यूरेसिल है, वो इतना मुस्तहकम हम्म। नहीं था। यूरेसिल में और हम्म। थायमीन में तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और वो मैंने आपको बताया था कि वो वैसे ही था कि यूरेसिल जो है वो एक सिक्का है जिसपे स्टैंप नहीं है, और हम्म। थायमीन जो है उस पे वो एक ऐसा सिक्का है जिसपे स्टैंप मौजूद है, जिसे पहचानना आसान है। तो यही वजह थी कि जो आरएनए है, जब उसकी कॉपियां बनती थी तो उसमें गलतियां ज्यादा होती थी, क्योंकि यूरेसिल को पहचानना मुश्किल होता था चेन की जब कॉपी बनती सही। है उस दौरान, सही। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो राइट। वो जब थायमीन आया तो वो इसी वजह से उसने डीएनए को ज्यादा मुस्तहकम किया, और इसीलिए डीएनए भी कामयाब रहा, लेकिन आरएनए भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है उसने एक मजदूर के तौर पर काम संभाल लिया, जो कि पहले एक हम्म। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपना काम करता था। तो यही कहा जाता है कि हो सकता है इससे पहले जो शाखें आई उनमें आरएनए रहा हो, लेकिन वो शाखें हम्म। कामयाब नहीं हो सकी। एक तो ये कि उसमें डीएनए उन शाखों में हो सकता है कि मुस्तहकम ना हुआ हो अभी, और ये भी हो सही। सकता है कि उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो इतना लचकदार ना हो, जिसकी वजह से वो शाखें कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन लूका में ये सारा निजाम मुस्तहकम हो चुका होगा, होगा सादा, लेकिन हम्म। सादगी का मतलब नाकामी नहीं होता। उस वक्त का जो माहौल था उसमें सादगी एक बका की कुंजी थी, ताकत थी, हम्म। कमजोरी नहीं थी। हम्म। तो वो निजाम लूका के अंदर जितने भी मौजूद थे वो सादा होंगे, लेकिन मुकम्मल होंगे, जो कि एक सेल को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए सही। चाहिए। अच्छा, ये जी नुक्ता मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सारी अनवा लूका से पहले हों जो आरएनए बेस्ड थी, लेकिन अगर जी लूका के एंसेस्टर्स में डीएनए को स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना का आगाज हो गया था, तो चूंकि जी डीएनए का जी मॉलिक्यूल आरएनए की निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जी। इसको मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, इसलिए और लंबे अरसे तक मैकेनिज्म ये चाहिए। बहुत सारी जी। इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो शायद ये लूका की बका का एक वजह ये रही होगी कि लूका से पहले जो अनवा थी यकहुलवी जिंदगी की, जिनमें आरएनए बेस्ड थी इंफॉर्मेशन, वो उसी माहौल जी में रह सकती थी जिस माहौल में वो इब्तदाई इर्तिका हुआ। लेकिन अगर उसमें से जी किसी लाइफ फॉर्म में डीएनए बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज शुरू हो गई, तो चूंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, अब वो अनवा उस माहौल से निकलकर समुंदर के दूसरे इलाकों में फैलकर वहां पे भी अपनी कॉपियां बना सकती थी। तो शायद ये जी एक बड़ी वजह रही होगी लूका के कामयाब होने की। जी बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी वजूहात में से एक ये वजह जो काबिल जिक्र है वो यही है कि सही। डीएनए जो है ना, उसकी मौजूदगी, उसका मुस्तहकम होना जो बहुत बड़ी वजह होगी लुका की कामयाबी की। और जाहिर है बहुत सारी शाखों, बहुत सारी अनवा से होते हुए यहाँ तक पहुंचा होगा ये मुकाम के, जो है ना ये डीएनए इस कदम स्टेबल हुआ। बहुत से हम्म। हजारों इस तरह के डीएनए, इसकी वर्जन्स बहुत सारी बनी होंगी, हजारों, लाखों में, करोड़ों में, जिनमें से कुछ जो है वो बाकी रही, सही। और इससे फिर ये लुका की शाह तक बात पहुंची, और उसके बाद इससे आगे जो है ना इसकी शाखें निकली। सही। अच्छा, तो अब हम लूका से निकल के प्रोकैरियोट्स और आर्किया तक जी पहुंच गए हैं, राइट? ये दो जी जी प्रोकैरियोट्स। मुख्तलिफ जी,
ये दो मुख्तलिफ सिर्फ दो मुख्तलिफ खलिये नहीं हैं, दो मुख्तलिफ किंगडम्स हैं, या मुझे अब वो एक्चुअल टर्म याद नहीं है बायोलॉजी में कि इनको किंगडम जी कहते जी हैं या क्या कहते हैं, ये शायद जी जी जी, किंगडम है हम और किंगडम बाद के में। बाद आते हैं फाइलम्स। जी जी राइट, राइट। तो जी। अब यहाँ से आगे फिर ये है कि पेचीदा खुलिये जो हैं वो उन तक हम ये जिंदगी फिर कैसे पहुंची, मतलब जो यूकैरियोट्स हैं। मैं अभी फिलहाल मैं ऐसे प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करूंगी कि जी जी, जरूर। प्रोकैरियोट्स जो हैं, पहले तो हमें ये क्लियर करना जरूरी है कि प्रोकैरियोट्स क्यों कामयाब हुए जी, और फिर उनसे आगे यूकैरियोट्स तक बात सही, पहुंची। सही। प्रोकैरियोट्स जो हैं ये वो जानदार थे जिनमें एक तो ये कि प्रॉपर एक सेल में ब्रेन बन चुकी थी, इनमें प्रोटीन बनाने की मशीनरी थी, और इनमें हम्म, मेटाबॉलिज्म बहुत लचकदार था, जो कि हम्म, माहौल के मुताबिक जिस तरह का भी दबाव हो उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकता था। जिसके हम्म, एंजाइम जो है वो माहौल के मुताबिक बदल सकते थे, टेम्परेचर के मुताबिक बदल सकते थे। अब ये इसके अंदर इनकी कोई जहानत या शऊर नहीं था, बल्कि इनकी केमिस्ट्री ऐसी थी जो कि माहौल के मुताबिक रद्द अमल देती थी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह सही। थी इन जानदारों के कामयाब होने की। ये सबसे कदीम जो है ना वो सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स या मुकम्मल सेल्स की अगर बात करें, तो ये सबसे कदीम है। लेकिन कदीम से मुराद नाकामी नहीं होता। ये सादा सेल्स थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लचकदार थे। और दूसरी वजह इनकी कामयाबी की ये थी कि इनमें जिन्याती मवाद की जो मुंतकिली है वो सिर्फ वर्टिकल यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में नहीं होती थी, बल्कि हम्म, ये हॉरिजॉन्टल भी होती थी, यानी कि ये एक दूसरे में भी अपनी खसूसियात मुंतकिल करते थे। तो अगर फर्ज करें किसी एक इनमें से एक सेल में कोई रेजिस्टेंस, किसी स्ट्रेस हम्म, के नतीजे में कोई रद्द अमल, कोई रेजिस्टेंस अगर हासिल कर ली है, तो वो ये खसूसियात फौरी से अपने साथ वाले सेल्स को भी मुंतकिल करता था। ये इकट्ठे रहते थे, कॉलोनीज की सूरत में रहते थे, और इस तरह से ये एक दूसरे में भी खसूसियात की मुंतकिली करते थे, जिसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। तो अच्छा, ये जो अच्छा। खसूसियात थी हम्म, इनकी वजह से भी ये कामयाब रहे, और इसके अलावा ये बहुत तेजी से अपनी नस्ल बढ़ाते, जिसकी वजह से ये राइट। कामयाब रहे और याद भी मौजूद है। इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आप ये कह रही हैं कि प्रोकैरियोट्स आर्किया की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ माहौल में अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये जो यूनिसेलुलर ये प्रोकैरियोट्स हैं, सादा सेल जो जी, हैं, जी। ये आज के जो ये जो ज्यादा पेचीदा सेल हैं उनकी निस्बत ज्यादा लचकदार हैं। अच्छा, आई सी, आज के आई सेल सी। जो हैं अपनी पेचीदगी की वजह से कामयाब हैं, लेकिन वो सेल भी जो सादा हैं, लेकिन वो क्योंकि इस तरह के बहुत से एतराजात होते हैं कि वो सेल जो है वो क्यों सादा रहे, वो क्यों इत्तेका पजीर होकर पेचीदा नहीं बने, हम्म, और या फिर इससे इनकी इसको इनकी नाकामी से जोड़ा जाता है, जबकि उनको पेचीदगी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इत्तेका सही, का सही, मकसद सही। तो होता है सर्वाइवल, बका और बिल्कुल, अफजाइश नस्ल, लेकिन उसको इनकी जरूरत नहीं थी, तो उसकी सादगी में ही उनकी कामयाबी थी। बिल्कुल। यानी आप ये कह रही हैं कि अगर हम पेचीदा ज़िंदगी की बात करें जो यूकैरियोटिक बेस्ड है, या जो कसीर जी खुली जी ज़िंदगी की बात करें, तो उनके लिए एक बहुत मखसूस माहौल होना ज़रूरी है। वो हर माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकती। जैसे हमें इंसान की पता है कि हम पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते, राइट? हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन जी जी प्रोकैरियोट्स, वो आप ज़मीन पर कहीं भी चले जाएं, आप ज़मीन के सतह पर हों, जी आप हिमालय पर हों, आप ज़मीन से खुदाई करके जी जी 5 किलोमीटर नीचे चले जाएं, आपको जी जी प्रोकैरियोट्स हर जगह मिल जाएंगे, राइट? जी जी, ये हर जगह मौजूद हैं। और ये हम लोग प्रोकैरियोट्स जो कदीम थे और जो लूका की जो खसूसियात थी उन तक भी ऐसे ही पहुंचते हैं कि जो आज के प्रोकैरियोट्स हैं वो भी उसी तरह हम्म, जमीन की सतह पर रहते हैं, जिससे पता चलता है कि जो कदीम थे वो भी बगैर ऑक्सीजन के ही रहे होंगे, और वो भी राइट। जरूर फिर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ही बने होंगे, क्योंकि आज के जो हैं वो प्रोकैरियोट्स उसी तरह तर्ज पर काम करते हैं। तो इसी से हम लोग कदीम प्रोकैरियोट्स तक भी पहुंचते हैं साइंसदान। और इसके अलावा स्टोमेटोलाइट्स को जब हम देखते हैं और उनकी जो तहें हम्म, देखते हैं, तो हमें पता चलता है, जो कि 3.5 अरब साल पुरानी है, और जो आज की स्टोमेटोलाइट्स जिंदा स्टोमेटोलाइट्स हैं उनको देखते हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तर्ज पे काम करते हैं, उसी तरह रहते हैं, उसी तरह सही। कॉलोनीज बनाते हैं, उनकी साख्त वैसी है। तो इन चीजों को देखकर हम पहुंचते हैं उस नतीजे पर कि जो उससे पहले जो कदीम प्रोकैरियोट्स थे या लूका था, तो वो उसकी खसूसियात कैसी रही होंगी। अच्छा, एक एक और भी जो फैक्टर है वो ये है कि आज के माहौल से, आज से 3-4 अरब साल पहले का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, राइट? इस वक्त जी अगर हम माहौल की बात करें, यानी फिज़ा की बात करें, तो उसमें 22-23% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जी बहुत कम है, और ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। लेकिन आज जी से जी 2-3 अरब साल पहले ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, यानी यानी फ्रैक्शनल एक अमाउंट में थी।
और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। तो उस माहौल में आज के माहौल की निस्बत जो सलाहियतें दरकार थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन फिर ये हुआ जी कि ऑक्सीजन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता और ऑक्सीजन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, राइट। तो वो एक जी जी जो बड़ी ट्रांजिशन थी वो थी कि प्रोकैरियोट्स में कहीं ऐसी कोई म्यूटेशन हुई जिससे जी कुछ प्रोकैरियोट्स की अनवा ने सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करना सीख ली, राइट। जी बिल्कुल। जिससे फिर इसकी वजह यही थी ना कि उन सेल्स ने जब अपनी जगह बदलनी शुरू की तो उस हिसाब बिल्कुल से उनकी एनर्जी की जरूरियात भी बदली। क्योंकि बिल्कुल मैंने बताया कि इनका जो निजाम था वो लचकदार था, जो कि माहौल बदलते माहौल के साथ खुद को बदलने वाला था। तो जैसे जैसे ये सही। माहौल बदलते वैसे इनके अंदर ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिनकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म बदलता, इनके अंदर जो हम्म। कीमियाई जो एनर्जी हासिल करने के जो तरीके हैं वो बदलते थे, रास्ते बदलते थे। तो इन्हें यहीं कहीं ऐसी म्यूटेशन हुई कुछ सेल्स ने जब अपनी जगह बदली कि जिसकी वजह से उन्होंने एनर्जी, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो वो जो बैक्टीरिया थे वो सूरज की वो समुद्र की कहीं तहों पे आए और उन्होंने सूरज की रोशनी में जो है वो फोटोसिंथेसिस शुरू की। और वहीं से फिर ऑक्सीजन जो राइट है ना उसकी भरमा अबंडेंस का की शुरुआत हुई, राइट राइट। अक्यूमुलेशन की यानी शुरुआत पहले जो हुई। अब हम जी बात कर रहे थे आर्किया की, वो समुद्र की गहराई में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहां जी से जी एनर्जी ले रहे थे। जी अ, जो कुछ जनरेशन्स थी उनके जो कुछ अनवा थी वो कदरे पानी की सतह पर आई, जहाँ पे वो जो हाइड्रोथर्मल वेंट से जो एनर्जी सोर्स था वो मैसर नहीं था। तो उनमें से फिर कुछ जी अनवा बिल्कुल में अगर ऐसी म्यूटेशन हुई जिस वजह से वो अब सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल कर सकें, तो वो जाहिर है कि फिर उनको एनर्जी का नया सोर्स मिल गया और वो फिर बहुत कामयाब रहे होंगे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब बात का जो मतलब था या मकसद था मेरा वो ये समझाना था कि हाँ, इसी तरीके से काम करता है। माहौल अगर तब्दील हो तो जाहिर है कि सिलेक्शन प्रेशर तब्दील हो जाते हैं। उसमें ऐसी अगर कोई म्यूटेशन हो जो नए माहौल से ज़्यादा मुताबिकत पैदा कर सके, तो वो म्यूटेशन बहुत कामयाब रहती है। जिसका मतलब ये है कि उन जी खलियों में बिल्कुल। जिनमें वो म्यूटेशन हुई वो बहुत तेज़ी से फिर अपनी कॉपियां बनाते हैं और फिर बहुत वो तेजी से। बहुत जल्द फैल जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल अब बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल। इतराज उठता है कि फायदेमंद म्यूटेशन के होने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन वो जितनी हम्म। तेजी से अपनी कॉपियां बनाते हैं, जितनी ज्यादा उस वक्त रद्देमल कीमियाई रद्देमल हो रहे होते हैं और जितनी तेजी से वो सेल्स की कॉपीज बन रही होती हैं, मिलियंस में बिलियंस में बन राइट। रही होती हैं, उनमें से अगर कोई एक या दो फायदेमंद म्यूटेशन भी हो तो जो फायदेमंद म्यूटेशन होती है वो तेजी से फैलती है बनिस्बत बिल्कुल नुकसानदेह म्यूटेशन के, क्योंकि वो उसको बका बिल्कुल। में मदद करती है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कोई बैक्टीरिया है जो हर 1 घंटे बाद एक कॉपी बना रहा है, अपनी कॉपियां बना रहा है, राइट। तो वो जी कॉपियां बनाने का मैकेनिज्म जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256। जी आप ये देखिए कि बिल्कुल चंद ही घंटों में वो करोड़ों तक पहुंच जाती है। अब उसमें जी अगर बिल्कुल कोई ऐसी म्यूटेशन हुई है जिसमें उस म्यूटेशन के हामिल खुलिये को बाकी खुलियों की निस्बत सिर्फ 1% ज्यादा फायदा होता है, राइट। तो वो हम्म 1 घंटे में वो जहां बाकी जो है वो अगर 100% अपनी कॉपियां बना रहे हैं, ये 101% बना लेगा, राइट, थोड़ा सी ज्यादा बना लेगा। जी फिर बिल्कुल। वो जो है वो एक तो अगली वो बहुत तेजी स्टेज से पे। अपनी कॉपियां बना रहे हैं। जी। एक राइट। वजह को कि वो बहुत तेजी से अफजाशी नस्ल कर रहे हैं, दूसरी वजह कि वो अपनी नई खसूसियत जो है वो एक दूसरे में भी मुंतकिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डिफरेंशियल सक्सेस है ये इर्तिका का ड्राइवर है कि यानी जी कुछ जी अनवा बिल्कुल डिफरेंशियली दूसरों से ज़्यादा कॉपियां बना सकते हैं। तो वो उसको अगर आप जी इस प्रोसेस को जैसे खुलिया 1 घंटे बाद अगर अपनी कॉपी जो बहुत टिपिकल है 20-25 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में खुलियों के लिए यूकैरियोट्स सॉरी प्रोकैरियोट्स के लिए अपनी कॉपियां बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल है अगर माहौल सही हो। तो उसमें अगर आप देखें जी कि बिल्कुल चंद हजार सालों में ही ये कॉपियां इस कदर ज्यादा हो जाएंगे कि वो फिर डोमिनेंट स्पीशीज बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो और जितनी फिर ज्यादा कॉपियां बनेंगी उतनी ही ज्यादा म्यूटेशंस, उतनी ही ज्यादा फायदेमंद म्यूटेशंस और उतनी तेजी से इर्तिका जो है वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलेगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सही है, तो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे फिर आप कौन सा नुक्ते पे बात करना चाहते जी आप शायद प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का सफर पूछ रहे थे कि वो कैसे हुआ। हैं? जी। तो उसपे मैं ये कहना चाहूंगी कि यही सेल्स जो थे, अब चूंकि ये तमाम सेल्स एक जैसे तो नहीं थे, मुख्तलिफ थे। हम्म। अब एक सेल
के लिए मसला ये था कि एक सेल जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर वो एनर्जी अच्छे तरीके से बना रहा है लेकिन वो अपनी हिफाजत जो है वो नहीं ठीक से कर सकता। और कोई सेल है जिसमें प्रोटेक्शन का निजाम है, ज्यादा बेहतर है, ये प्रोटीन्स के फर्क की वजह से, लेकिन वो एनर्जी जो है वो उस तरह से एफिशिएंटली नहीं बना सकता। तो इस तरह से अलग अलग सेल जो थे, कहीं ना कहीं किसी एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को गलती से इंगल्फ किया, जज़ब किया, और इस तरह से एक दूसरे को जज़ब करते करते इनमें जो है ना वो डिवीजन ऑफ लेबर का निजाम शुरू हो गया। यानी कि वही सेल्स जो एक सेल के अंदर समा गए, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स। अब कोई सेल जो है वो एनर्जी अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, कोई सेल जो है वो हिफाजत जो है ना प्रोटेक्शन अच्छी तरह से दे सकता है। तो उस सेल ने, हर सेल ने अपनी खसूसियत के मुताबिक जो है ना अपना काम संभाल लिया, जो कि बाद में सेल ऑर्गेनेलिस के तौर पर सामने आई, जैसे कि सही। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस कहते हैं। ये कहीं ना राइट, कहीं वो राइट। ऐसा बैक्टीरिया होगा, ऐसा सेल होगा जो कि एनर्जी बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता होगा। सही। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट है, और इसी तरह से क्लोरोफिल है जिसकी जो तय है वो ऐसी थी कि वो हिफाजत सेल की अच्छी तरह से जो है ना अपनी हिफाजत कर सकता हो। और इस तरह से इन्होंने आपस में पहले तो म्यूचुअल जो है ना वो बेनिफिट्स एक दूसरे से लेना शुरू किए, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक मुकम्मल सेल बन गया जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर का काम शुरू हो गया और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज बनी। क्या आपने अभी जो जिक्र किया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया का और एक क्लोरोप्लास्ट का, ये बहुत अच्छे दो टॉपिक्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीन्स हैं वो उन बैक्टीरिया से बहुत मिलते जुलते हैं जो अब भी मौजूद हैं, और अब भी वो जो जो ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने का जो सिस्टम है, राइट, वो जी बिल्कुल। उनमें और काम ये करता है। एंडोबायोसिस का बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि एक बिल्कुल। तो ये कि हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है, तो इससे हमें पता राइट, चलता है कि ये जरूर पहले अलग मुख्तलिफ सेल रहे होंगे, बैक्टीरिया रहे होंगे जो कि इंगल्फ हो गए एक राइट, बैक्टीरिया से। राइट, तो राइट। ये बहुत बड़ा और सबूत है इस और चीज इसी का तरह भी। पौधों में अगर आप देखें, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइनोबैक्टीरिया, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, जो आज से कोई 2.5-3 अरब साल पहले इर्तिका पजीर हुए थे और जिन्होंने समुंदर की सतह पे सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करना सीखा था, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। वही जी बिल्कुल। साइनोबैक्टीरिया अब पौधों में क्लोरोप्लास्ट की सूरत में पाए जाते हैं और वही काम कर जी रहे हैं। वो बिल्कुल वही जी मैकेनिज्म जो बिल्कुल। इस वक्त भी समंदर में हमें बैक्टीरिया में नजर आता है, साइनोबैक्टीरिया में, कि वो जैसे मेम्ब्रान को हमारे पता है, कई दफा इस पे बात हुई है कि हम जब बात करते हैं कि ऑक्सीजन नई कैसे बनती है, जैसे पुरानी ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, तो वो खत्म हो रही है। नई ऑक्सीजन कैसे बनती है? एक तो पौधों से बनती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन ज्यादातर जो जी है वो आज भी समुंदर में साइनोबैक्टीरिया से बनती है। और जी साइनोबैक्टीरिया से बिल्कुल। ऑक्सीजन पैदा करने का मैकेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस है, जो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो पौधों में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। तो ये भी एक सबूत है कि पौधों का इर्तिका भी इसी तरह हुआ था कि कहीं पे कोई किसी यखुल्वी जानदार में साइनोबैक्टीरिया जम हो गए, और वो जी खत्म नहीं हुए, यानी वो उन्होंने डाइजेस्ट नहीं किया उसको, लेकिन वो एक सिम्बियोटिक सिस्टम बन गया जिसमें उस बिल्कुल। हुलिये को फोटोसिंथेसिस की वजह से नई एनर्जी फॉर्म और नई शुगर मिलनी शुरू हो गई। तो इस तरह से फिर जी पौधों का बिल्कुल। इर्तिका हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज भी जो कदीम जानदार कदीम सेल्स मौजूद हैं, ये साइंसदानों के लिए बहुत फायदेमंद है इस लिहाज से, क्योंकि इस बिल्कुल, इनको देखकर ही हमें समझ में आता है कि जो आज के पेचीदा सेल्स हैं या पेचीदा जानदार है वो कैसे तकापजीर हुए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और जी जैसे आपने कहा था कि अब हम, चूंकि अब तो मतलब बहुत से टूल्स हमारे पास हैं कि हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो अब जी हम बिल्कुल। जी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए स्टडी कर सकते हैं, उसमें जो जीन्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, और जो बैक्टीरिया हैं जो उसके साथ मिलते जुलते हैं और उसमें वही मैकेनिज्म है, उसका डीएनए हम स्टडी कर सकते हैं, एंड वी कैन टेल कि ये डीएनए इस कदर सिमिलर है कि यकीनन ये जो एंडोसिम्बियोसिस है ये माध्यम पे हुआ था। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और इस वक्त जो समुंदर में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका डीएनए इस कदर सिमिलर है कि उस एनालिसिस से हम ये बहुत ज्यादा एतमाद के साथ कह सकते हैं कि पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरे खुली में जम होने की वजह से इर्तिका पजीर हुआ है। तो अब हमारे पास इतने टूल है कि अब ये जी सिर्फ एक बिल्कुल। स्पेकुलेशन नहीं है, ये बाकायदा एक इसके शवाहद बहुत से हैं।
जी बिल्कुल। अब तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल से एक तो ये डीएनए जितने भी हैं जानदारों के, इनको अलाइन करके, इनके अलाइनमेंट करके डीएनए बिल्कुल। की देखा जाता है कि कौन से ऐसे रीजन हैं जो कंजर्व्ड हैं जीन के, यानी कि जो बिल्कुल भी नहीं बदले, और कहाँ कहाँ म्यूटेशंस हुई, और वो जो म्यूटेशंस है उनका पैटर्न क्या है। सिर्फ परसेंटेज नहीं देखी जाती, हम्म, पैटर्न देखा जाता है, जो कि ये दिखाता है कि ये पहले यही जानदार होगा और इसमें यहाँ पे तब्दीली आई, और उस तब्दीली से उस जानदार में कौन सी ऐसी फिजिकल तब्दीली जो है ना वो रोनुमा हुई, और उसका क्या फायदा रहा। और ये इत्तेका को बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये जो अलाइनमेंट्स हैं ये इसको एक्सप्लेन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सही, चलिए आपके पास अगला नुक्ता है जिस पे आप जाना चाहती हैं। ज्यादातर तो मेरी जो फोकस था वो आज के टॉपिक में प्रोकैरियोट्स और लुका पर ही था। अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक तो यही थी कि हमने बात की यूकैरियोटिक खुलियों की, और जी यूकैरियोटिक जी खुलियों में भी अब जाहिर है कई किस्में हैं। एक जो जानदार है, जो हम जो मूव कर सकते हैं, और एक जो पौधे हैं जो आमतौर पे मूव नहीं करते, राइट। तो ये जो जी यूकैरियोटिक खुलियों में जो फर्क है, कि जो जानदार हैं उनके खुलिये थोड़े से फर्क होते हैं, जैसे हमने कहा था कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो पौधों के खुलिये हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी जो सिमिलैरिटी है, उससे माजी में कोई सुराग मिलता है कि आगाज कहाँ से हुआ, आगाज आर्किया से हुआ, आगाज जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे हुआ, या आगाज इनसे अलग कोई नौ रही होगी उससे हुआ, जब हम यूकैरियोटिक खुलियों की बात करें। नहीं, इस बारे में तो मुझे फिलहाल इतना इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस सही। पर बात नहीं करूंगी इस वक्त। जी जी सही। सही। तो इस पर ठीक है, फिर हम अगली बार बात कर लेंगे। जी जी। लेकिन तफसील यही है कि बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे माइंड में हैं जो मैं डिस्कस करने चाहिए, जैसे कि सेल्स, सेल्स की फिर आपस में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हुई। पहले तो हम ऑर्गेनेलिस बिल्कुल। की बात करेंगे और सेल्स की बात करेंगे, वो कैसे टिश्यूज में कन्वर्ट हुए, और कौन सी ऐसी प्रोटीन्स ठीक। का फर्क था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े। और ठीक। बिल्कुल। राइट, तो फिर यह है कि अपने इस सेशन को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और आइंदा सेशन में फिर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो खुलिया मौजूद हैं, प्रोकैरियोट्स भी और यूकैरियोट्स भी, उनमें जो डिवीजन ऑफ, जी जी खासतौर पर यूकैरियोट्स में जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ जी जी लेबर कैसे होती है, इनकी ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसकी तारीख क्या है, और उसके अलावा जी बिल्कुल। अ, कैसे सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए और जी एक दूसरे के साथ जुड़े, और इन्होंने ग्रुप्स बनाए, और फिर उन ग्रुप्स बिल्कुल से, उन टिश्यूज से फिर ये ऑर्गन्स में बदले, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ जी राइट। राइट। तो एक तो पहलू ये है कि होलियों में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कैसे शुरू हुई, और यूकैरियोटिक होलिये जैसे न्यूक्लियस है, राइट। अब न्यूक्लियस जो है उसका जी जी अलग सिस्टम है, और जो साइटोप्लाज्म है उसमें फिर ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इनका अलग सिस्टम है, राइट। और उसमें फिर जी जो प्रोटीन जी बनाने जी का सिस्टम है वो अलग है, जो एनर्जी बनाने जी का सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आपने बात की वो अलग है। और उसके अलावा फिर जो जी जी टॉक्सिन्स खारिज होते हैं उनको निकालने का सिस्टम अलग है। तो ये सारे जो हैं ये कैसे हुए, और फिर हम बात करेंगे कि इनमें फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी ऐसी प्रोटीन्स कैसे इर्तिका पजीर हुई, जिनसे मुख्तलिफ खलियों का आपस में जुड़ना मुमकिन हो गया, जैसे फिर इब्तदाई कसीर खलवी जानवर बने, और फिर उनमें स्पेशलाइजेशन कैसे हुई। तो बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आइंदा जी सेशन बिल्कुल। में हम बात करेंगे। तो कोमल, और कोई आप टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगी खत्म करने से पहले? नहीं, मेरे माइंड में तो इस वक्त नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। नहीं, बस फिर यही है कि हम हाँ सेशन जी। को फिर यहाँ नहीं, वो खत्म बस करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ज्यादा गहराई में हम लोग जो है ना वो जी। यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे, और सेल्स की जो डिवीजन ऑफ लेबर है हम उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एंडोसिम्बियोसिस जो है इसको बिल्कुल तफसील में जरा देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म है कि आप अपना घर चेंज कर रही हैं, उस वजह से आपको थोड़ा वो जी टेक्निकल बिल्कुल। डिफिकल्टी भी हो रही थी। तो बहुत आइंदा ज्यादा है होपफुली आजकल। राइट। जी जी बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया। अगले माह हम फिर इन टॉपिक्स पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर यह है कि हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला जो है ये हर माह एक सेशन का ये चलता रहे। तो कोमल, आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।